तो ये वीडियो है चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2। इसमें अपन डिस्कस करेंगे मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन और मैनेजरियल रेम्युनरेशन इन केस ऑफ एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स। ये सेक्शन नंबर 197 है और ये इस बारे में डील करता है कि एज अ मतलब अपन ने देखा था कौन कौन मैनेजरियल होते हैं पर्सन, ठीक है। तो उसमें अपन ने देखा था सीईओ होता है, ठीक है। मैनेजर को सीईओ इधर बोलते हैं, ठीक है। और अपन ने देखा था होल टाइम डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। तो इन लोगों को आखिर मैक्सिमम कितना पैसे मिल सकते हैं कंपनी से, ठीक है। तो ये जानना ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर ये सेक्शन नहीं होगा तो जो भी कंपनी के डायरेक्टर होंगे, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी वगैरह, वो तो कितना भी प्रॉफिट ले लेंगे, जितना प्रॉफिट होगा वो अपनी मर्जी से ले लेंगे। तो ये सेक्शन ये लिमिट लगाता है कि जो भी कंपनी के डायरेक्टर है वो मैक्सिमम कितना पैसा ले सकते हैं, और कितना पैसा मैक्सिमम ले सकते हैं अगर कंपनी को किसी साल कम प्रॉफिट हुआ या फिर कंपनी लॉस में है तो, ठीक है। इन केस ऑफ एब्सेंस या फिर एन एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, मान लो पिछले 5 साल से प्रॉफिट हो रहा था, सिर्फ इस साल ही प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कितना लेंगे मैक्सिमम रेम्युनरेशन। तो ये सेक्शन इस बारे में डील करता है। नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनीज का मतलब है ये सेक्शन से पब्लिक कंपनी पर ही वैलिड है, प्राइवेट कंपनी पर इसका कोई अप्लीकेबिलिटी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आता है ओवरऑल लिमिट एप्लीकेबल टू मैनेजरियल रेम्युनरेशन, यानी कि सबको मिलाकर एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, सीईओ वगैरह, इन सबको मिलाकर कितना ओवरऑल लिमिट है, यानी कि इन सबको मिलाकर जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन होगा वो कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो इसका जवाब है 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट आपको देखना है, और नेट प्रॉफिट का 11% मैक्सिमम इन सबका रेम्युनरेशन हो सकता है, ठीक है। नोट, नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ये 198 सेक्शन अपने कोर्स में उसके अंदर अपन देखेंगे। एक्सेप्ट रेम्युनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट्स। ये सारी बातें अपन इसके अंदर देखेंगे। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है वो सब अपने अंडर सेक्शन 198 के अंदर आएगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आता है इफ देयर इज वन एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, ठीक है। अगर कंपनी में सिर्फ एक ही जना है, ठीक है, तो कितना हो सकता है मैक्सिमम रेम्युनरेशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इतना हो सकता है। और अगर कंपनी में एक से ज़्यादा एमडी, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है तो कितना होगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स हुआ नाइदर एमडी और होल टाइम डायरेक्टर, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट इस बारे में बात करते हैं जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी के, उनका क्या होगा, ठीक है, उनको कितना मिल सकता है। अगर उस कंपनी में सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, और उसमें कोई एमडी वगैरह नहीं है तो कितना हो सकता है 1% ऑफ नेट प्रॉफिट मिल जाएगा अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो, और अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एमडी नहीं है तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही वो काम संभाल रहे हैं, तो इनको थोड़ा ज़्यादा दे रखी लिमिट 3%। नोट दिस लिमिट में बी एक्सीडेड विद अप्रूवल ऑफ कंपनी जनरल मीटिंग बाय पासिंग स्पेशल रेम्युनरेशन, यानी कि अगर कंपनी के ये लोग चाहें तो ये लिमिट को क्रॉस भी कर सकते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा भी पैसे ले सकते हैं अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लें वो जनरल मीटिंग के अंदर। तो इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या आता है। अब आपने यहाँ तक तो पढ़ा था, हमेशा सी इंटर एफएम के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आता है, ठीक है। पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाता है तो उसके बाद होता क्या है आखिर उस प्रॉफिट का। तो मान लो एक एग्जांपल मान लेते हैं अपन, एक फिगर ले लेते हैं 1000 करोड़, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो अब इसका क्या होता है, इसका कुछ पोर्शन कंपनी क्या करती है डिविडेंड के फॉर्म में दे देती है, इसका कुछ पार्ट मैनेजरियल रेम्युनरेशन यानी कि डायरेक्टर लोगों की सैलरी वगैरह में चला जाता है, और जो बाकी जो पैसा होता है वो सब कंपनी रिजर्व के फॉर्म में मेंटेन करती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिजर्व अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स की कमाई है।
रिजर्व क्यों मेंटेन करते हैं? ताकि कंपनी को फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत पड़े तो वो उसको यूज़ कर सकती है और अच्छा अपना प्रॉफिट बढ़ाए, ठीक है। तो ये होता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद का। नोट, 4 नोट दे रखे हैं। पहला, परसेंटेज मेंशन्ड अबव इज एक्सक्लूसिव ऑफ सीटिंग फीस। ये अपन ने जो परसेंट देखे तो उसमें सीटिंग फीस को इंक्लूड नहीं कर रखा है। सीटिंग फीस नॉट एक्सीड ₹1 लाख पर मीटिंग। जो भी डायरेक्टर लोग ये मीटिंग अटेंड करेंगे तो उनको उनके बदले सीटिंग फीस मिलेगी और पर मीटिंग का उनको 1 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। सीटिंग फी पेबल टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर नॉट लेस देन अदर डायरेक्टर फीस। यानी कि जो अदर डायरेक्टर को मिल रही है उतनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड वुमेन डायरेक्टर को भी मिलनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों लिख रखा है? ताकि गवर्नमेंट चाहती कि इन लोगों को भी बढ़ावा मिले ताकि ये लोग भी मीटिंग अटेंड करें। मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिर्फ 1,000 रुपये मिल रहा है, बाकी को 1-1 लाख रुपये मिल रहे हैं पर मीटिंग, तो फिर वो लोग अटेंड करेंगे ही नहीं। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपन ने देख रखा है कितना शुद्ध पर्सन होता है, यानी कि अनबायस्ड पर्सन होता है, ठीक है। और वुमेन डायरेक्टर की तो एप्लीकेबिलिटी दे रखा है, ठीक है, उनको भी एनकरेज कर रखा है ताकि वो मीटिंग अटेंड करें, इसलिए ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट बोलते हैं इफ कंपनी डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ ड्यूज प्रायर अप्रूवल ऑफ सच पर्सन इज नेसेसरी बिफोर इंक्रीजिंग लिमिट। यानी कि अगर कंपनी ने कोई लोन ले रखा था और उसका रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया, नहीं चुकाया, तो क्या होगा? तो भी कंपनी को अगर ये लिमिट एक्सीड करनी, अपन ने देखा था ना 11% वगैरह, ये एक तो अपने पास टोटल लिमिट तो 11% है और क्या थी ये 5, 10, 1, 3। तो अगर कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अगर ये लिमिट बढ़ाती है और कंपनी ने किसी का डिफ़ॉल्ट कर रखा है तो कंपनी ये लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकती भले ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है रिकवरी ऑफ मैनेजरल रेम्युनरेशन इन सर्टेन केसेस। ये है सेक्शन नंबर 199। और मान लो किसी डायरेक्टर ने ज़्यादा पैसा ले लिया, ठीक है, कंपनी से ले लिया, तो अब क्या होगा? पहली सिचुएशन बनती है रीस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड नॉन कंप्लायंस। क्योंकि अपन ने देखा ना 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो अगर डायरेक्टर लोग हो सकता है कि किसी साल भले ही प्रॉफिट नहीं हुआ फिर भी थोड़ा मिसमैच करके फ्रॉड तरीके से नॉन कंप्लायंस करके किसी एक्ट का तो ज़्यादा प्रॉफिट दिखा दें ताकि उनको ज़्यादा परसेंटेज वाइज उनको तो मिल रहा है ना रेम्युनरेशन, तो हो सकता है वो ज़्यादा दिखा दें और ज़्यादा उनको रेम्युनरेशन चार्ज कर लें। तो फिर क्या होगा? सेक्शन 199 है उनसे। और मान लो कोई डायरेक्टर छोड़ के भी चला जाता है, ठीक है, फ्रॉड करके रेम्युनरेशन लेके चला भी जाता है, तो भी रिकवरी हो सकती है पास्ट प्रेजेंट MD/WTD मैनेजर, ठीक है। अमाउंट कितना होगा? जितना उसने एक्सेस चार्ज करा था, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है नेट प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, ठीक है। अब अपन ने देख रखा था प्रॉफिट का केस तो देख लिया, नो प्रॉफिट्स, ठीक है। मान लो किसी साल कंपनी में कोई प्रॉफिट होता ही नहीं या फिर प्रॉफिट हुआ पर बहुत कम हुआ, ठीक है, इतना नहीं है कि सबको इतना रेम्युनरेशन मिल जाए, तो लिमिट ए में लिख रखा है वेयर द इफेक्टिव कैपिटल इज एनी फाइनेंशियल ईयर, या तो नेगेटिव से लेकर लेस देन 5 करोड़। फिर सेकेंड लिमिट है 5 करोड़ टू लेस देन 100 CR, 100 CR टू लेस देन 250 CR, 250 CR एंड अबव। इसको 4 कैटेगरी के अंदर बांट रखा है। और पहली कैटेगरी अपने पास मैनेजरियल पर्सन की, ठीक है, नॉट एक्सीड पर पर्सन। तो जो भी मैनेजरियल रेम्युनरेशन यानी कि MD डायरेक्टर, उन लोगों के लिए एक तो लिमिट बना रखी है, और इन केस ऑफ अदर डायरेक्टर्स जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनको कितना मिलेगा, तो ये बता रखा है 60, 84, 120। और फोर्थ पॉइंट में 120 प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 CR। और ऐसे ही अदर डायरेक्टर्स के केस में अदर डायरेक्टर्स कौन हो गए? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, उनके लिए 12, 17, 24 प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 CR। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है जो मैं आपको बताऊं। नोट एक्सेस रेम्युनरेशन पेड बाय स्पेशल ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप इससे ज़्यादा रेम्युनरेशन चार्ज कर सकते हैं।
पर वही है, ऐसा पास करने के लिए आपको 75% मेजोरिटी चाहिए। अब इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालते हैं, यहाँ एक वर्ड आ गया था इफेक्टिव कैपिटल, इसका क्या मतलब है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड डिवैल्यूएशन रिजर्व। क्यों, क्योंकि हो सकता है आप इफेक्ट ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज करने के लिए आप ज़्यादा डिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ा दें, ठीक है, किसी साल, तो इसलिए उसको एक्सक्लूड कर रखा है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स रीपेबल आफ्टर 1 ईयर, इसको ऐड करेंगे, माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ लॉस, माइनस इन्वेस्टमेंट्स, प्लस पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं समझाने का। लिमिट भी आता है इसके बाद, इन केस ऑफ मैनेजरल पर्सन अदर डायरेक्टर हु इज फंक्शनिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी रेम्युनरेशन अंडर लिमिट ए मे बी पेड इफ सच पर्सन, ठीक है, यानी कि लिमिट ए में आपको ये चार्ज करना है तो लिमिट बी का भी फुलफिलमेंट होना ज़रूरी है। लिमिट बी क्या बोलता है, आपके पास पहला ग्रेजुएट होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, प्लस स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए इन विच कंपनी ऑपरेट्स, ठीक है। अगर आपको लिमिट ए के अंदर रेम्युनरेशन चाहिए तो आपको लिमिट बी का भी फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन कैपिटल ऑफ कंपनी, ठीक है, अप टू 0.5% एक्सेप्टेबल है। थर्ड कैटेगरी में लिख रखा है नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट और रिलेटेड टू डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स ऑफ कंपनी ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स ऑन और आफ्टर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इस नोट एक नोट लिख रखा है एनी अब्लेव कंपनी होल्डिंग शेयर्स नॉट एक्सीडिंग 0.5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अंडर एनी स्कीम और बाय वे ऑफ ईसॉप डीम्ड पर्सन नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन कैपिटल ऑफ कंपनी। तो आखिर इसका क्या मतलब है ये समझते हैं, ठीक है। अब मान लो किसी साल इसमें क्या हुआ, कंपनी को लॉस हो गया, मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रिलायंस, उसको क्या हो गया, किसी साल लॉस हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, मुकेश अंबानी यानी कि एमडी वो ये लिमिट के अंदर भी पैसा नहीं ले सकता, ठीक है। वैसे कितना ले सकते हैं, 60 लाख, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल मान लो नेगेटिव है तो कितना ले सकते हैं, 60 लाख। पर अगर इस कंडीशन का फुलफिलमेंट नहीं हुआ तो वो नहीं ले सकता, ठीक है। पहला क्वालिफिकेशन उसके पास है, एक्सपर्टीज है, स्पेशलाइज नॉलेज अपन ये मान लेते हैं, ठीक है। और ना ही उसका कोई रिलेटेड डायरेक्टर्स प्रमोटर्स ऑफ कंपनी है ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स ऑन और आफ्टर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। उसका कोई कंपनी के अंदर कोई रिलेटेड डायरेक्टर, वो किसी का रिलेटेड डायरेक्टर भी नहीं, ठीक है, मान लेते हैं। नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन कैपिटल ऑफ कंपनी, पर उसके पास क्या है, 0.5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, ठीक है, अंडर एनी स्कीम, यानी कि उसके पास 0.5% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। तो इसलिए अगर कंपनी को किसी दिन लॉस भी हो गया तो मुकेश अंबानी 60 लाख भी नहीं ले सकता, यानी कि कुछ नहीं मिलेगा अगर, क्योंकि वो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आकाश अंबानी है, ठीक है, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेजुएट है, मान लेते हैं उसके पास 0.5% तक ही इंटरेस्ट है, ठीक है। 0.5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होगा तो चलेगा, पर थर्ड कैटेगरी के अंदर आ रहा है क्योंकि मुकेश अंबानी उसका रिलेटेड डायरेक्टर है ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स ऑन और आफ्टर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो उसमें क्या होगा, अपॉइंटमेंट होने के नेक्स्ट 2 ईयर्स भी माना जाएगा, ठीक है। तो अब उसका क्योंकि रिलेटेड डायरेक्टर है कंपनी के अंदर, तो क्या होगा, कल को कंपनी के अंदर रिलायंस के अंदर लॉस हो गया तो भी आकाश अंबानी को ये नहीं मिलेगा, ठीक है, 60 लाख की जगह कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बता रखा है लिमिट बी की भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए अगर आपको लिमिट ए के अंदर रेम्युनरेशन चाहिए तो। नोट, the board's report shall include a statement showing the names of a top 10 employees in terms of remuneration drawn or employee name who, यानी कि अब आगे शेयर होल्डर्स को भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर सबसे ज़्यादा कंपनी में पैसा कौन चार्ज कर रहा है। तो जो भी 1 करोड़ 2 लाख पर एनम से ज़्यादा रेम्युनरेशन चार्ज कर रहा है उसका नाम आएगा या उतना, ठीक है। और अगर कोई एम्प्लॉय पार्ट ऑफ ईयर है और उसने रेम्युनरेशन लिया 8,50,000 पर एनम, पर ये पर मंथ होना चाहिए, ठीक है, 8,50,000 पर मंथ होना चाहिए या उससे ज़्यादा लिया है
तो उसका नाम आएगा रिसीव रेम्यूनरेशन अमाउंट ड्रॉन बाय एमडी एंड होल्ड्स 2% ऑफ इक्विटी शेयर्स। यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने जितना एमडी ने रेम्यूनरेशन लिया है उससे ज़्यादा किया है, उससे ज़्यादा अपना रेम्यूनरेशन लिया है कंपनी के किसी भी पर्सन ने, और उसके पास 2% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर है, तो उसका भी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर नाम आएगा, ताकि शेयर होल्डर्स को पता चला आखिर कौन कौन ऐसे पर्सन है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198। तो इसमें आता है आखिर अपन प्रॉफिट निकालेंगे कैसे अंडर सेक्शन 198 के अंदर। पहला, बाउंड्रीज एंड सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। क्योंकि होता क्या है, गवर्नमेंट हर कंपनी को सब्सिडी नहीं देती, तो ये माना जाता है कि डायरेक्टर ने कोशिश करी होगी तभी कंपनी को सब्सिडी मिली, तो इसको अपन इंक्लूड कर दें, ठीक है, यानी कि क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। अब कुछ बातें हैं जिसको अपन इंक्लूड नहीं करते प्रॉफिट के अंदर, जैसे कि प्रॉफिट बाय वे ऑफ प्रीमियम और शेयर्स डिवेंचर्स ऑफ कंपनी, ठीक है, क्योंकि ये प्रीमियम किसकी वजह से मिला है, कंपनी की वजह से मिला है, डायरेक्टर्स की वजह से। ऐसा तो ही ना है कि उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है शेयर की, तो इसलिए इसको भी अपन प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते अगर ऐसा कोई प्रॉफिट होता है तो। प्रॉफिट ऑन सेल्स बाय कंपनी ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, लोगों ने पैसा नहीं दिया और शेयर्स फॉरफिट हो गए, फिर अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि कंपनी के एसेट्स बेच दिए तो उससे जो कोई प्रॉफिट हुआ उसको भी अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। ये कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं अपन ने देखा था ना 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो कैसे निकालते हैं प्रॉफिट उसकी बात हो रही है। चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लायबिलिटी, यानी कि अगर कोई रिवैल्यूएशन होता है तो उसको भी अपन इंक्लूड नहीं करते। अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। मान लो कोई अगले साल ये डील होने वाली है तो उसका आप अभी से ही कोई नोशनल गेन नहीं कर सकते बुक, उसको अभी से इंक्लूड नहीं कर सकते, जब होगा तब इंक्लूड करना। वाइल कंप्यूटेशन फॉलोइंग सम्स नॉट डिडक्टेड, कुछ सम्स को अपन डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स पेबल बाय कंपनी, ठीक है, क्योंकि हर साल इनकम टैक्स पेबल होता है, इसको अपन डिडक्ट नहीं करेंगे। वाइल कैलकुलेटिंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, कंपनसेशन डैमेजेस मेड वॉलेंटरीली। अब इसमें डायरेक्टर की क्या गलती, ठीक है। अगर कंपनी ने अपनी मर्जी से किसी को कोई, मान लो कंपनी ने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करा था, फिर वो एग्रीमेंट टूट जाता है तो उसमें लिखा था एग्रीमेंट में सिर्फ 1 करोड़ ही पे करा जाएगा। अब ड्यू टू सम रीजंस कंपनी ने 1 करोड़ 1 लाख पे कर दिए, तो जो 1 लाख होगा एक्स्ट्रा उसको अपन डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लॉस ऑफ कैपिटल नेचर, कोई कैपिटल नेचर का लॉस होता है तो भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ने प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर को इंक्लूड नहीं करा था। चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लायबिलिटी, यहाँ डीवैल्यूएशन की बात हो रही है, जब रीवैल्यूएशन को अपन ने इंक्लूड नहीं करा था तो इधर अपन डीवैल्यूएशन को भी माइनस नहीं करेंगे। आखिर आपको पता होना चाहिए अपन इस बारे में किस बारे में बात कर रहे हैं। वाइल कंपटीशन फॉलोइंग सम्स नॉट डिडक्टेड, ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट डिडक्ट होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो कुछ चीज़ में डील दे रखी है। वाइल कंपटीशन फॉलोइंग विल डिडक्टेड, ठीक है, जो भी बिजनेस के रेगुलर कोर्स के खर्चे हैं उसको अपन डिडक्ट करेंगे। पहला यूजुअल वर्किंग चार्जेस, सेकेंड डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन पेड, ठीक है, नॉर्मल कोर्स में होता है तो चलेगा। टैक्स ऑन एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, ये कोई एबनॉर्मल कोई केस होता है तो उसको अपन डिडक्ट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट्स इन स्पेशल केसेस, कोई स्पेशल केस होता है तो बात अलग है। इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लॉस, इन सब को अपन डिडक्ट करेंगे, फिर अपन प्रॉफिट निकालेंगे। डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, रिटर्न ऑफ रिपेयर एक्सपेंसेस नॉट ऑफ कैपिटल नेचर, यानी कि छोटे मोटे खर्चे हैं जो रेगुलर होते रहते हैं। कंपनसेशन डैमेजेस पेड ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी ने कोई एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करा उसके बारे में पेनल्टी लगी बाद में, तो वो पेनल्टी को डिडक्ट करेंगे, ठीक है।
while calculating net profit. नेक्स्ट था द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, मान लो कोई कंपनी के जो कोई रेगुलर कोर्स के अंदर नहीं था, कंपनी ने किसी के साथ जॉइंट वेंचर करा ब्रिज बनाने के लिए और कंपनी की कॉस्ट आई 450 करोड़। ठीक है, पर इनकम हुई 400 करोड़ ही, तो 50 करोड़ का लॉस हो गया, तो इसको अपन डिडक्ट करेंगे। सम पेड बाय वे ऑफ इंश्योरेंस 11 पॉइंट। ठीक है, मान लो आपने जो कंपनी ने गारंटी दी थी कि वो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करेगी तो पेनल्टी दे देगी 1 करोड़ की। ठीक है, इसके लिए आपने इंश्योरेंस ले रखा था, तो आपने इंश्योरेंस की कोई फीस दी होगी। अब वो 1 करोड़ तो इंश्योरेंस कंपनी ने पेड कर दिए, पर आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम तो भरा ही होगा, तो उस इंश्योरेंस प्रीमियम को फिर माइनस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अपन प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ये सारे मैनेजरल रेम्युनरेशन में एक बात नोट करने की कि इसमें परक्विजिट्स को इंक्लूड नहीं करा गया। ठीक है, ये विदाउट परक्विजिट्स है, और इसमें परक्विजिट्स जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, ये आप अगर एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहो तो आप अपनी बुक में से पढ़ सकते हो, कोई इतना खास इम्पोर्टेंट है नहीं, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। थैंक यू।